नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, जिसमें से एक राघव चड्ढा भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या पूरा खेल खत्म हो गया या फिर ये शुरुआत है पंजाब के चुनाव से पहले? गुजरात का भी चुनाव आने वाला है, तो गुजरात के चुनाव से पहले भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के, क्या उधर भी अब कवायद शुरू हो गई है, उधर भी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं? और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बात होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कमान संभाल रहे हैं, लेकिन जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं और फिर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और 4 बच्चे पैदा कीजिए, उसमें से एक आरएसएस को दे दीजिए, ये ज्ञान भी दिया जा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच क्या राजनीति अपना रुख दिखा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, हम सब तो देख रहे थे कि बंगाल में कुछ खेला होगा, लेकिन यहाँ तो दिल्ली में खेला हो गया। राघव चड्ढा की उम्मीद तो थी, लेकिन जो 6 लोग और गए हैं, कुल मिलाकर 7 लोग गए हैं, तो ये जो 6 और लोग गए हैं, इनकी उम्मीद तो नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये झटका है चुनाव से पहले, क्योंकि पंजाब में भी अगले साल और उसके बाद गुजरात में भी अगले साल चुनाव होने हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बैन भी लगाया गया आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुजरात के भीतर। तो क्या चल रहा है असल में? आम आदमी पार्टी की जो राजनीति वो किस तरफ जा रही है? और भारतीय जनता पार्टी जब ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से कामयाब कर चुकी है, तो क्या परिस्थिति? देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोदी जी ने अश्वमेध यज्ञ छेड़ रखा है और उनको अश्वमेध यज्ञ पूरा करना है। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो और चाहे अब पंजाब हो। दिल्ली तो खाली दिखाने के लिए, असली नजर और असली खेला जो है पंजाब में हो रहा है, बहुत जल्द होने वाला है। आप अगर देखेंगे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती है, वहां वो अपने टूल लगा देती है। और उनके टूलों की इतनी गिनती नहीं है, इतने टूल हैं कि आप गिनती करना असंभव है। उनके पास इतने सारे टूल हैं। माना तो यहां तक जाता है कुछ लोगों का, हालांकि उसका कोई मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है या कोई तथ्य उस प्रकार के नहीं है। माना तो ये भी जाता है कि केजरीवाल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही अपने टूल के रूप में पेश किए गए, क्योंकि वो शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ नहीं पा रही थी भाजपा। लगातार 3 बार शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार जो है वो भाजपा को दूर रखे हुए थी विधानसभा से। तो इन्होंने अपने एक टूल का प्रयोग किया और पहले झटके में शीला दीक्षित को 0 पे आउट कर दिया। और उसी दौरान जो है सेंट्रल से भी कांग्रेस आउट हो गई। जो रामलीला मैदान में पटकथा लिखी गई, उसकी तमाम फिल्में बनी और तमाम वो कहानी किससे हैं, उसमें किसने लिखी, क्या हुआ, बाद में लोग कहां कहां से आए, कहां कहां चले गए। आपने देखा कि केजरीवाल की सरकार में कितने लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कपिल मिश्रा जैसे लोग थे जिन्होंने जो हमारी लोकल स्टीम फाइल है वो पढ़ दी थी पूरी विधानसभा में, उसके बावजूद वो मंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी में जाके। तो ये किस किस तरफ आपको इंडिकेशन देता है? ये क्या इंडिकेशन देता है? बात यहाँ राघव चड्ढा की करते हैं और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से टूटी है, हमें कोई बहुत ज्यादा इस पे आश्चर्य नहीं है। हमें तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टूल का काम करती है और ये एक ऐसे लोगों का गठबंधन है जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ करता हुआ चलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, पिछले चुनाव में भी आपने देखा है। अगर वह आम आदमी पार्टी चुनाव जीतना चाहती तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हरियाणा में और दिल्ली में चुनाव लड़ती, लेकिन उसको पता था कि उसको बाहर होना है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कुल मिला रही है पंजाब में सत्ता में आने के लिए, क्योंकि पंजाब में उनकी एंट्री बैन है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो सत्ता में अकाली दल के साथ गठबंधन करके पुराने समय से उनको यहाँ अपनी सरकार में मंत्री बनाना, वहां उनकी सरकार में अपने लोगों को एडजस्ट करवा देना, ये थोड़ा बहुत चल रहा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो
नया नेतृत्व है और उसमें जो मोदी जी हैं उनका जो अश्वमेध चल रहा है, उनको पता है कि भारत के 2 राज्य स्पेशल हैं, वहां अगर अपनी सत्ता नहीं है तो पूरे भारत को कंट्रोल करना नामुमकिन है। और वो 2 राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और पंजाब। क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो क्रांतिकारी रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने में आगे रहते हैं, और मारकाट और लड़ाई लड़ने वाले महाराजा रणजीत सिंह जैसे और भगत सिंह जैसे लोग वो पंजाब में रहते हैं। तो दोनों जगह अपना आधिपत्य जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध पूरा नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि ये जो 7 सांसद गए हैं, ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित बात मुझे नहीं लगती। लेकिन जो कुछ समय के बाद अभी होगा कि जो वहां पे मान की सरकार है उसको तोड़ा जाएगा, उसके विधायक टूटेंगे। जिस प्रकार से हम चर्चा करते थे, अरे भाई शिवसेना तो कभी टूट ही नहीं सकती, वो तो बड़ी मजबूत पार्टी है, और शिवसेना का हश्र आपने देखा। जिस प्रकार से हम कहते थे कि शरद पवार बहुत भारी भरकम और रणनीतिकार नेता है, किस प्रकार से उनकी पार्टी दरक गई और उनके सगे भतीजे पार्टी का झंडा उठा के चले गए, ये भी हमने देखा। तो अगर पंजाब में इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की एंट्री पंजाब में हुई थी, वहां पे आप देखेंगे कि हम काशीराम के जमाने से देखते हैं कि वहां पे एक पिछड़ा और दलित समाज है जिसको रामदसिया समाज बोलते हैं, और उनके अलग अलग पंथ हैं, उनके अनुयायी हैं, संत हैं उनके। और उन्हीं संत के आश्रम में पिछले दिनों मोदी गए थे। और मोदी जी अगर कहीं जाते हैं तो वो अटखेलियां करने नहीं जाते, वो कुछ ना कुछ करके आते हैं। तो हम लोगों के कान तभी खड़े हो गए थे जब मोदी जी गए थे कि वहां कुछ ना कुछ खेला होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एंट्री करने के लिए, पंजाब को साधने के लिए ये अपना ऑपरेशन लोटस चलाए हुए है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है वो मुझे पंजाब में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ये जो दिल्ली में 7 सांसद ज्वाइन किए हैं, ये सब मोहरे हैं, ये सब पपिट हैं। इनमें खासकर अगर 3 सांसदों की बात आप करें जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राघव चड्ढा जी के मैंने अपनी जवानी के 15 साल लगा दिए, खून पसीने से मैंने सींचा है, तो उनका खून पसीना हमारे और आपके सामने है। क्या काबिलियत है उनकी? अगर वो इतने ही बड़े भारी भरकम नेता है तो इस्तीफा दे के जाए ना, और भाजपा को कहें कि मुझे राज्यसभा में, लोकसभा में या विधानसभा में भेजिए, चुनाव लड़के जाए, तब उनकी काबिलियत हम माने। दूसरी बात ये थी कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेके केजरीवाल चले थे, उनके साथ बहुत भले लोग जुड़ते चले गए। लेकिन जब अंदर आके उनको सच्चाई और हकीकत पता चली तो धीरे धीरे लोगों ने कटना और हटना शुरू कर दिया। उनमें सबसे पहले देश के पुराने मोरारजी सरकार में कानून मंत्री रहे शांति भूषण जी खुद बाहर हो गए, उनके बेटे प्रशांत भूषण बाहर हो गए, योगेंद्र यादव जो समाजवादी हैं वो बाहर हो गए। तो ये जो लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब इनको समझ में आया कि केजरीवाल एक टूल की तरह काम कर रहे हैं, दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो बाद में भी साथ जिन्होंने छोड़ा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिन्होंने साथ छोड़ा है या छोड़ने वाले हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो टूल है, तोता मैना, गिद्ध, बाज, वो भी सहायक है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पंजाब में, और अभी और करेंगे वो, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है उसमें भी कोई कमी नहीं है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना बड़ा आसान है। भ्रष्टाचार जब तक वो आम आदमी पार्टी में है या दूसरी पार्टी में या दूर है, वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और जैसे ही वो इधर आएंगे वो तो फिर दूध के धुले हो जाएंगे। अशोक, जो यहाँ पे अशोक मित्तल हैं या दूसरे हैं जिनके यहाँ ईडी के छापे पड़े थे अभी, जब वो आम आदमी पार्टी में थे, अब वो भाजपा में आ गए। अब देखिए उनके यहाँ ईडी जाती है कि नहीं जाती है। अब तो दूध से धुल गए, नहा लिए दूध में, तो बम बम हो गया उनका, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को टिकट दिया, अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी, क्या वो इस लेवल के थे, क्या वो इस हैसियत के थे कि उनको आपने आगे बढ़ाने का काम किया? चाहे उसमें आप पाठक की बात करें, चाहे राघव चड्ढा की बात करें, और चाहे दूसरे जो व्यापारी सांसद थे,
उनको अगर आपने राज्यसभा भेजा है तो वो आपकी नीयत पता चलती है कि कहीं ना कहीं आप भी भ्रष्टाचार में घुस गए और आपने जो है व्यापारियों को पैसा लेके आपने राज्यसभा भेजा। इस तरह की चर्चा आज समाज में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में हो रही है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे? अगर वास्तव में केजरीवाल चाहते तो खुद भी जा सकते थे राज्यसभा। उन्होंने अपने एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ा के भेजा है, सीट खाली हुई थी, तो वहां से खुद भी आ सकते थे, या किसी मजबूत नेताओं को अगर सीटें देते। अभी भी ऐसे नेता हैं जो नहीं गए। संजय सिंह क्यों नहीं गए? पंजाब के ही एक राज्यसभा के जो सांसद हैं वो क्यों नहीं गए? तो ऐसा तो है नहीं कि सब चले गए। तो आपने कैसे इनका चयन किया, क्या सोच के चयन किया, ये अपने गिरेबान में अरविंद केजरीवाल को भी झांकना होगा। जी। अच्छा, एक तरफ ये पूरी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही बंगाल चुनाव के बीच में, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश भी है। 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर भी चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो फैक्चुअली गलत बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी ट्रोलिंग उनकी भद्द पिट रही है। जिस तरह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बयान को विवेकानंद जी का बता दिया। अब जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 1916 में ये बात जो है लखनऊ के भीतर कही गई थी, ये बात कह रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को लेकर जो है गलत जानकारी उन्होंने दी। ये क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो योगी आदित्यनाथ का एक होता है ना कि योगी जी ने बात कह दी और चुनाव पलट दिया, वो उस पर प्रहार कर रहे हैं। अपनी टीम को मजबूत करने की क्या जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि नारेबाजी कर देना, बोल देना, वो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पकड़ लेते हैं तुरंत ही कि आपने क्या गलत बोल दिया और मिस्टेक की तो माफी मांगिए। इतिहास के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना कर सकते हैं आप। देखिए हिमांशु जी, अगर योगी जी को पकड़ में नहीं आना है तो योगी जी को जो उनके दिल में है, जिसको वो जानते हैं, वो उनको बोलना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, ये कहीं नहीं है एआई के पास, ढूंढते रहिए गूगल पे। तो इसमें योगी जी को कोई नहीं झुठला सकता। योगी जी मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो योगी जी कहीं नहीं पकड़े जाएंगे सोशल मीडिया पे और कोई तथ्यों को नहीं निकाल पाएगा। लेकिन योगी जी जब तथ्यों की, इतिहास की बात करेंगे तो वो फंसेंगे, क्योंकि उनकी जो टीम है, उनके जो सलाहकार हैं, वो सब एआई पे डिपेंडेंट है। और जब आप एआई से चीजों को निकालेंगे तो स्पेलिंग भी मिस्टेक होगी और तथ्य भी गलत मिलेंगे आपको, क्योंकि गूगल पे सब कुछ सच नहीं है। गूगल पे भारतीय जनता पार्टी का जो टूल है, जिसको हम आईटी सेल बोलते हैं, उसने ही बहुत सारा कबाड़ा डाला हुआ है। तो वो कबाड़ा घूम के आपके घर में ही वापस आएगा, तो फिर तो आप ये अल बल ही बोलेंगे, आप कहां से बोलेंगे? तो मेरी सलाह है योगी जी को, योगी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, जनता को जो है मजबूर कर देते हैं अपने विचार सुनने के लिए। तो वो अपनी जो टीम है, जो उनको लिख के देती है, उसको तत्काल चेंज करें, नई एजेंसी लाएं। क्योंकि जो एजेंसी है, जिसको हम 360 के नाम से जानते हैं, वो एजेंसी में वो दम नहीं रहा है। वो सारे नए बच्चे एआई टूल खोल के बैठे हुए, प्रिंट निकाल के दे देते हैं। और उसका सीधा सीधा हमने उदाहरण देखा है कि नोएडा में जो मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था और वहां पे जो आगजनी इस प्रकार की हुई थी, मंत्री जी को भी एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया गया था और उसमें लिख दिया गया था कि इस मामले को जोड़िए, ये पाकिस्तान से हो गया। तो पाकिस्तान का हाथ जो बताया गया था मजदूरों के प्रदर्शन में, तो हमने कहा था कि देखिए मंत्री जी का कितना जबरदस्त नेटवर्क है और कितनी जल्दी इन्होंने पता लगा लिया। आईबी, सीबीआई, ईडी, गृह मंत्रालय, रो, सब पीछे रह गए और मंत्री जी ने खटाक से डिटेल निकाली, क्योंकि प्रिंट आउट आ गया था उनके सामने। हालांकि बाद में उसको कुछ सिद्ध कर नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एजेंसी चेंज करने की जरूरत है, आपको अपने सलाहकारों को बदलने की जरूरत है, ताकि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दें आपको। और अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है। शुरुआत तो अभी जरा 29 तारीख के बाद होगी, जब मोदी जी राउंड लेना शुरू करेंगे यूपी में, जब अमित शाह जी डेरा डालेंगे और योगी जी का बीपी हाई होगा और ऊपर से गर्मी में पसीना आएगा। और बाबा ये कहते हैं कि गर्मी में तो हम ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा बर्फ कैसे जमाएंगे आप, जब खुद ही आपका दिमाग गर्म रहे। जी। अच्छा, एक और बात है जो देश में इस वक्त जो है बड़ी वायरल हो रही है,
और वो बात धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कही गई है। आरएसएस के जो मुखिया जी हैं वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 बच्चे पैदा करें, उसमें से एक आरएसएस को दे दें। तो आरएसएस वालों के पास स्वयं सेवकों की कमी हो गई है क्या, इस वजह से वो ऐसा कह रहे थे, या फिर वजह कुछ और है, अपनी टीम बढ़ा रहे हैं भागवत जी, तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री से आह्वान करवा रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक बच्चा जो है आरएसएस को दान कर दीजिए कम से कम। देखिए हिमांशु जी, मुझे ये लगता है कि कोई भी प्रवचन देने से पहले हमें उसको उस सिद्धांत को खुद अपनाना चाहिए और तब हमें बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया के सबसे बड़े संत हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर मोदी जी भी उनको जाकर नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार को उनके नमस्कार कर रहे हैं, योगी जी भी उनके पास जा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं अगर संघ प्रमुख भी, तो एक तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उनसे बड़ा संत और चमत्कारी दुनिया में नहीं है। पहले तो मुझे बताएं कि उनके परिवार के कितने लोग संघ में हैं और वो खुद शादी वादी करेंगे क्या, खुद भी बच्चे कुछ आरएसएस को देंगे क्या। थोड़ा इस तथ्यों पर भी वो प्रकाश डालें और वो बताएं कि उनका जो परिवार है ना, उन्होंने कितने बच्चे आरएसएस में और संघ में भेजे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए। या आप भगत सिंह को पड़ोस के घर में ही पैदा करना चाहते हैं, खुद अपने घर से भी भेजिए सेना में लड़ाई लड़ने के लिए। उनके परिवार से कितने लोग जो है सेना में लड़ाई लड़ने गए हैं, उनके परिवार ने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। या खाली आगे का ही बताते रहेंगे, पीछे का भी इतिहास बताइए, तभी तो आगे का कोई इतिहास पकड़ेगा। क्योंकि पीछे का इतिहास इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो आजादी 2014 में मिली है, ये तो पैदा ही 2014 में हुए हैं। 2014 से पहले का इतिहास इनके पास है ही नहीं, इनका डिलीट हो गया सारा डाटा 2014 से पहले। तो मैं ये कहूंगा जो ब्लूटूथ है बाबा के पास, वो ब्लूटूथ से सारा डाटा रिकवर करें और रिकवर करके फिर अपना इतिहास बताएं, अपने परिवार का इतिहास बताएं, तब लोगों को ज्ञान दें। ये दुर्भाग्य है देश का कि अपने आप को सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बताने वाली, सिद्धांतवाद और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली आज इस तरह की उसमें डूबी हुई है। आरएसएस की जिस तरह की छवि थी वो सबके सामने है आज की डेट में। संघ प्रमुख की क्या हैसियत है भाजपा के सामने वो सबको पता है। नड्डा जी ने तो खुलेआम कह दिया था और वो जो है दिखा भी है कि उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या जरूरत है आज भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिकता थी वो कहीं दिख नहीं रही है। तो इसलिए इतिहास बताना, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे भाजपा के लोग हों और चाहे तथाकथित संत हों, इन सबको पहला अपना इतिहास बताना चाहिए, जब तब दूसरों को प्रवचन देना चाहिए। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और उनके योगदान को आप भुला नहीं सकते। तो अच्छा ये रहेगा कि अपना जो योगदान है देश की स्वतंत्रता में वो आगे रखें और फिर उदाहरण देते हुए बताएं, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। और नहीं तो इसी तरह से मजाक करेंगे और इसी तरह से खुद मजाक बनेंगे, क्योंकि आप कुछ है ही नहीं जी। अब भागवत जी भी कोई योगदान राष्ट्र के नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी अकाउंट में 0 है और मोदी जी के भी है, तो उन लोगों को थोड़ा जो है आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।